हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। देखते हैं हम आज क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 जो कि है भोजन संग्रह से उत्पाद तक। ठीक है, आराम से देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि यानी कि लोग जो है संग्रह से धीरे धीरे भोजन के बारे में, यानी कि पहले लोग क्या करते संग्रह करते धीरे धीरे उत्पादन तक कैसे पहुँचे। बोल रहा आज हमने अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। बोल रहा है कि आज हमको जो है बहुत सारे जो है भोजन क्या मिल रहा है, अधिकांश हिस्सा भोजन का चाहे जो भी चीज़ रही या तो उगाया गया रहता है या फिर पाले गए पशुओं से मिलता है। जैसे दूध हो गया पशुओं से मिल रहा है हमको, पाले हुए पशुओं से। ठीक है, मीट हो गया, बकरे का मीट वगैरह हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, इन सब चीज़ों क्या फसलों या तो यानी कि ज़्यादातर जो हमको भोजन मिल रहा है किससे मिल रहा है, या तो उगाए गए फसलों से या फिर पाले गए जानवरों से मिलते हैं, पशुओं से मिलते हैं। बोल रहा भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। बोल रहा है कि अलग अलग अगर हम खेती करना चाहेंगे तो अलग अलग जलवायु की ज़रूरत पड़ता है। जैसे देखते हैं आप होंगे आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में कि गर्मियों के मौसम इधर अक्सर सावन के महीने में धान वगैरह बोया जाता है, क्योंकि धान में क्या बोल रहा है कि गेहूँ और जौ की अपेक्षा ज़्यादा पानी लगते हैं। और गेहूँ वगैरह कब लगाया जाता है, ठंड के महीने में। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल के विशेष क्षेत्र में ही उगाता है। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूलन वातावरण की आवश्यकता होती है। बोल रहा है जिस प्रकार फसल के साथ साथ जो है पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण के साथ होते हैं। जैसे इधर आप लोग बिहार, झारखंड में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में, कल पश्चिम बंगाल वगैरह में देखते होंगे दरियाई घोड़ा वगैरह उतना नहीं मिलते हैं। ऊँट वगैरह आप देखेंगे ज़्यादा गर्मियों के क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे राजस्थान हो गया, उधर आपको ज़्यादा ऊँट देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे तो घोड़ा और खच्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना भेड़ या बकरी अधिक सजतापूर्वक जीवन रहते हैं। बोल रहा है कि जहाँ पे सूखी और पहाड़ी जलवायु में वहाँ मवेशियों की तुलना, यानी कि जो सूखी और पहाड़ी वहाँ पे ज़्यादातर बकरी और भेड़ रहते हैं, क्योंकि बकरी और भेड़ को जो है ज़्यादातर बारिश पसंद नहीं होता है। लेकिन भैंस वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे ज़्यादा बारिश वगैरह होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। वही बोल रहे कि जलवायु के अनुसार पशु वगैरह भी, मवेशी वगैरह भी रहते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा से नहीं किया। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो है मानव यानी कि स्त्री पुरुष ने भोजन का उत्पादन जो है शुरू से नहीं किया है। आगे देखते हैं खेसूर पशुपालन का शुरुआत हमारे जीवन काल में कैसे हुआ। बोल रहा अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही, यानी कि हम लोग देखे कि अध्याय 2 में देखे कि जलवायु क्या हुआ, धीरे धीरे बदल रहा था ना। साथ ही लोगों जिन वनस्पतियों और पशुपालन का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। यानी कि बोल रहा है कि जलवायु के साथ साथ जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो वनस्पतियाँ वगैरह भी परिवर्तन हुआ, पशुओं का भोजन वगैरह भी, इस सब चीज़ों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आए। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है। लोगों को ये ध्यान देने लगा कि खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ मिल सकता है। हम लोग अध्याय 2 में देखे थे कि सारे वनस्पतियों को खाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ वनस्पतियाँ क्या होता है, जहर के समान होता है। इसलिए जंगल में जाओ, ये मत चेक करना कि हम भी पुरातत्वविद बनते हैं, देखो इसको खाने में कैसे लगता है, नहीं तो पता चलेगा खाने में कुछ और ही खा लिया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बीज कैसे अपने डंडल से टूटकर गिरते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने लगे। बीजों का अंकुरन कैसे होता है और उनमें पौधों का निकलना इत्यादि। उसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। जैसे धीरे धीरे चिड़िया और जानवरों ने पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सके और बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। बोल रहा कृषक धीरे धीरे लोग कैसे बने कि फसल वगैरह ध्यान दिया कि किसमें कब इसमें फूल आता है, कब फल होता है, और फिर ये डंडल से कब पक करके टूटते हैं, फिर उस पर बीज बगया, और फिर वो जो है पंछी वगैरह से भी क्या किया, उसको बचाव किया। यानी कि ये जो है कृषि का फसल ऐसा नहीं कि एकाएक हो गया, इसमें बहुत लंबे समय लगे हैं, कई वर्षों लग गए होंगे, नहीं मिनिमम 3-4 पीढ़ी तो ज़्यादा ही लग गए कि देखते हुए धीरे धीरे एक पीढ़ी के आसपास जो है। आगे बोल रहे हैं इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते की जंगली पूर्वज था। यहाँ से क्वेश्चन बनते कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, कुत्ते को। ठीक है, और वो कैसा कुत्ता था, जंगली कुत्ता हुआ करता था। ये बातें बहुत याद रखना, हमारे पूर्वज ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, जंगली कुत्ते को। धीरे धीरे लोग जो है भेड़ हो गए, बकरी हो गए, गाय हो गए, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को
उत्साहित करने लगे। धीरे धीरे जो है लोग बकरी को भी, गाय को भी, सूअर को भी इत्यादि जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। बोल रहा कि ऐसा जानवर ज़्यादातर झुंड में रहता था जो घास खाया करता, जो शाकाहारी हुआ करता था, वे जानवर ज़्यादातर झुंड में रहता था। देखो भेड़ बकरी ये सब हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब तो पालतू हो गया इसलिए अकेले कोई घर में रख लेता है, अलग बात नहीं होता है, लेकिन उसमें झुंड में रहता था। गाय भी हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा क्या करते थे, और वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए। और पशुपालक जो है जैसे भेड़ बकरी हो गया, जैसे शेर वगैरह, इन पे क्या करते थे, हमला करते थे। इनसे ये लोग बचाव करने लगे और वो धीरे धीरे पशु को भी एहसास होने लगा कि देखो ये जो है मालिक हमारे अन्य जानवरों से हमारी रक्षा कर रहा, तो वो धीरे धीरे मालिक के अधीन होने लगा और वो पशुपालक होते चला गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना कि जो है सबसे पहले हमारे पूर्वज ने किसको पालतू बनाया था, जंगली कुत्ते को। बोल रहा बसने की प्रक्रिया, बसने का प्रक्रिया क्या है, चलो देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। बोल रहा है कि लोगों को द्वारा क्या किया गया, पौधे उगाने। पौधे मतलब ऐसा नहीं कि केवल जो है पपीता का पौधा या फिर कोई बगीचा वाला पौधा, नहीं कि फसलों वाले पौधे, मटर हो गया, ये भी पौधा हुआ करता है नहीं। और जानवरों की देखभाल करने और अपने उस जानवर का देखभाल भी करने लगे, तो इसी को क्या नाम दिया गया, बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों जानवरों से भिन्न होते थे। बोल रहे हैं कि जो पौधे हुआ करते थे वो जंगली पौधे की अपेक्षा भिन्न हुआ करता, जो घर में पौधे अपनाते थे। ठीक है, और केवल पौधे ही नहीं बल्कि जंगली जो हुआ करते, जंगली पौधे और घर के जो पौधे में भिन्न हुआ करता और जानवरों में भी भिन्न हुआ करता था। जैसे आप देखते होंगे सूअर जो घर में पालते हैं और जंगली सूअर का दांतें बड़ा हुआ करता है। उसके पीछे रीजन है, आगे बातें करते हैं, कहानी है। इसकी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। बोल रहा है उस समय भी लोग उन्हीं पौधों या फिर जानवरों को अपने यहाँ चयन कर रहे थे जिनका बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ उनकी मजबूत डंडल अनाज के पके दानों के भार के संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सके, और मजबूत डंडे वाले देखते थे ताकि उसको फिर से सुरक्षित रख सके, फिर से खेती किया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। बोल रहा है कि उन्हीं जानवरों को ज़्यादातर चुना जाता था प्रजनन के लिए, फिर पशुपालक के लिए जो अहिंसक हुआ करते थे नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर या कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर बोल रहा है जंगली जानवरों का तुलना में पालतू जानवरों के दांतें, सींग और छोटे होते थे। बोल रहा है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनकी अपेक्षा जो पाले हुए जानवर हुआ करता है उनका सींग और दांत क्या हुआ करता है, छोटा होता है। क्या है, जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे क्या होते चला जाता है, छोटा होने चला जाता है। देखो पहले मनुष्य का ही नाखून बड़े बड़े हुआ करते थे, अब मनुष्य का नाखून इस्तेमाल नहीं होने लगा, धीरे धीरे नाखून क्या होते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। बाल का प्रयोग होता था, शरीर में जो है बाल का प्रयोग किया जाता था ठंडी से बचने, लेकिन ये सब धीरे धीरे लोगों का कब वस्त्र वगैरह हो गया तब शरीर में भी उतना बाल नहीं आने लगा ना। इन दांतों को देखो, इनमें से जंगली सुअर का और कौन पालतू सुअर का, इसमें दो दांतों का प्रयोग किया। ये बड़ा वाला जो दांत है, आपको बड़ा वाला दांत जो देखने को मिलेगा वो जंगली सुअर का है, छोटा वाला जो दांत है वो पालतू सुअर का होगा, क्योंकि छोटे वाले जो है, चलो बाबा ठीक हो जा, अच्छा हो गया ठीक। ये जो है आपको देख करके ही लग रहा है क्या हो सकता है, जंगली सुअर का हो सकता है। ये छोटा वाला दांतें जो है ये पालतू सुअर का हो सकता है, क्योंकि जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते वो क्या होते जाता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है। ठीक है, बोल रहा बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में क्या हुआ, धीरे धीरे। और लोगों का एक बसने की प्रक्रिया एक जगह पर बसने का एक ये भी कारण था कि लोगों को कृषि का मेन वजह था, क्योंकि कृषि ऐसा नहीं कि आज हम बोए कल हो गया, परसों खा पी के दूसरे जगह चले गए। कृषि में एक लंबे समय लगते हैं, 2-3 महीने, तो लोग धीरे धीरे अस्थायी रूप वहाँ पर जगह एक जगह पर रहने का आदत डालने लगे कि लोग खेती करेंगे वगैरह वगैरह, पशु भी पालने लगे। तो इससे धीरे धीरे खेती और पशुपालन जैसे शुरुआत होते हैं वैसे लोग क्या करते हैं, बस एक जगह पे बसने की काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि बिना बस से एक जगह पे खेती संभव नहीं है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। बोल रहा कि 12,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो बसने की प्रक्रिया से है, और हम लोग आज भी जो भोजन कर रहे हैं वो किसकी वजह से हुआ, बसने की प्रक्रिया की वजह से हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। ये भी एक प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले किस फसल को अपनाया गया था, तो गेहूँ और जौ को सबसे पहले किस फसल को अपनाया गया था, गेहूं और जौ को। इसके बाद अन्य फसलों को अपनाया गया था। उससे
तो उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन थे? कुत्ते। नहीं, कुत्ते हम लोग देखे थे, इसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है एक नवीन जीवन शैली। यहाँ एक देखिए, बीज का रूप अनाज का उपयोग नहीं खाद के रूप में होता है, उपहार के रूप में किया जाता है, भंडारण के रूप में। बोल रहा तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इससे विपरीत होने में कुछ वक्त लगता। विपरीत नहीं, माफ करना, विकसित है। ठीक है, बोल रहा तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो तो तुम पाओगे कि उसको विकसित होने में क्या लगता है? कुछ न कुछ समय लगता है। इसमें कुछ जो फसल जल्दी हो जाता है, दिन में, कुछ महीने में, या फिर कुछ साल में। नहीं, जैसे गन्ना वगैरह साल भर लग जाता है, लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार मतलब क्या होता है? घास वगैरह, घास फूस हटाना, मतलब जो पौधे वगैरह में जैसे गेहूं लगाया उसमें घास हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो गेहूं में अगर आप घास नहीं हटाओगे तो फिर कहाँ से घास हो जाएगा? गेहूं ही नहीं होगा। तो उस खरपतवार को क्या होता है? हटाना जरूरी होता है। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने, उसके बाद आप बीज बो देते हैं और जानवर चिड़ियों से सुरक्षा नहीं करेंगे तो बीज ही खा जाएगा। और बीज उगने के बाद भी आपको बहुत सारे जानवरों से सुरक्षा करना होता है। नहीं तो पता चला आप मक्के लगा दिए और उसमें जंगली गाय हुआ करता है, अगर आप जानवर से सुरक्षा नहीं कर रहा, सारा मक्के बढ़ने से पहले खा के समाप्त कर देगा। बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद बोल रहा अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। एक किसान को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता भाई। बोल रहा कटाई के बाद भी जो है अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। बोल रहा कि अनाज को जो है हो जाने के बाद वो भोजन के रूप में भी बचा कर रखते थे और फिर अगले साल के लिए जो है बीज बोने के लिए भी उसको बचा कर रखा जाता था। अब ना हाइब्रिड वगैरह हो गया, बीज हम लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और भंडारण के लिए बोल रहा कि बहुत सारे इलाकों में क्या क्या था? मिट्टी का बड़ा बड़ा बर्तन बनाया था। अभी तो ये बोरिया आ गया, उसमें बोरा नहीं हुआ करता था। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन में गड्ढा भी खोद करके उसका संग्रहण कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। बोल रहा जानवर बच्चे देते थे जिनमें उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। जानवर अगर आप पालतू बनाते हैं तो उसमें भी प्रजनन होता है और उससे क्या होता है? जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा उसमें एक और फ़ायदा होता है कि उनसे हमें दूध मिल जाता है। शुरुआती लोग में इनसे दूध के लिए ही जो है लोग पालना शुरू किए। इसके साथ साथ जो भेड़ बकरी वगैरह पाला जाता है उससे मीट वगैरह भी मिल जाता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। बोल रहा है कि केवल दूध नहीं, जानवरों से क्या मिलता है? मांस भी मिलता है। जो देखता है ना मांस, अभी क्या ही बोले, मांस तो शादी ब्याह में अगर मांस नहीं हुआ तो अच्छा ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। दूसरा बोल रहा है कि पशुपालन जो था भोजन के भंडारण का भी एक तरीका हुआ करता था। आगे चलो देखते हैं। आओ आरंभिक कृषक और पशु का पालक के बारे में पता करें। ठीक, बोल रहा है कि अगर आप मानचित्र 2 को देखेंगे, ठीक है, मानचित्र 2 कहाँ पे दिया हुआ? चैप्टर नंबर 2 में ही दिया हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या तुमने कई नीले वर्ग देखे? इसमें नीले वर्ग देखे होंगे, दिख रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। बोल रहा जो नीले वर्ग पे है वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। एक बार हम लोग चलते हैं कहाँ पे? मैप में। ठीक है, चित्र नंबर 2 पेज नंबर 14 के आसपास लिखा हुआ था। चलो बाबा 21 19 हाँ पहुंच गए। ये जो है ना आपका नीले वर्ग जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे जैसे है दार्जिलिंग हेडिंग हो गया, चिरांद हो गया, बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा हो गया, महागढ़ा हो गया, इन सभी जगह पर जो है क्या देखने को मिले थे? हुल्लूर हो गया। ठीक है, इन सभी जगहों पर जो है कृषक और पशुपालक हुआ करते थे। बात समझ में आ गया? और आना ही चाहिए, आप लोग होशियार बच्चे हैं, कैसे नहीं आएगा?
ठीक है। आगे बोल रहा है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में हम लोग इधर देखेंगे आधुनिक, जो कि अभी कश्मीर में है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाएंगे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। बोल रहा है कि जब उसका खुदाई किया गया तो ये पता, उससे कैसे पता चलेगा कि ये लोग पशुपालक थे या फिर जो है कृषक थे या नहीं थे। तो उन बस्तियों का खुदाई किया, उसे जांचा, वैज्ञानिक खुदाई देखते हैं कि पौधों और पशुओं की क्या हड्डियों का नमूना जांचिए कि किस प्रकार की हड्डी मिलती है। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले। जब पश्चिम की ओर खुदाई किया तो बोल रहा है कि वहाँ पर रोचक जले हुए अनाज के दाने मिले थे, यानी कि जिससे लोगों को पता चला कि ये लोग क्या करते थे, भोजन को पका करके या फिर खाया आया करते थे। ऐसा लगता है कि ये लोग गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों की बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। बोल रहा है वैज्ञानिक जो विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों का भी पहचान क्या करते हैं, कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकती हो कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिले हैं। बोल रहा है कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिले हैं। चलो इसमें हम लोग देखते हैं। ये वाला जो है ना बहुत अच्छा है, यहाँ से एक आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप इसको देखिए। बोल रहा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमको क्या मिला था, मेहरगढ़ जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूँ मिला था। अच्छा, गेहूँ का जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी में मिला था। उसके साथ जो गेहूँ और जौ दोनों मिला था। गेहूँ जो केवल मेहरगढ़ में नहीं और भी मिला था। अब देखिए गेहूँ यहाँ भी है, और ये क्या है, गुफरकाल, ठीक है, जो कि अभी कश्मीर में है। यहाँ भी बुरजहोम में भी गेहूँ मिला था। इसके अलावा चिरांद में भी गेहूँ मिला था। ठीक, भेड़ बकरी मवेशी भी मेहरगढ़ में मिला था। और चावल जो था वो दो जगह पर मिला था, कोलडीहा और महागढ़ा में। चावल कहाँ पे मिला था, कोलडीहा और महागढ़ा में। ये दोनों याद रखना, चावल कोलडीहा और महागढ़ा में मिला था। चावल कोलडीहा में, एक सेकंड इसको मैं कर देता हूँ, गेहूँ को गोल घेरा लगा दो। ये गेहूँ पे यहाँ मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, चावल को वर्गा आयताकार से घेर देते हैं। तो ये कोलडीहा में मिला हुआ है। और चावल कहाँ पे मिला हुआ है, महागढ़ा में। आराम आराम से देखो भाई, याद भी रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि केवल बुक को समाप्त करूं। गुफरकाल में भी मिला हुआ है। गेहूँ बुरजहोम में भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ भेड़ बकरी देखो मेहरगढ़ में भी मिला है। भेड़ बकरी आपका बुरजहोम में भी मिला है। जानवरों की हड्डियों का टुकड़े, ये बहुत अच्छा है। जानवरों का हड्डियों का टुकड़े ये भी कोलडीहा में मिला हुआ है। मवेशी के पैरों का खुर का निशान, ये महागढ़ा में मिला हुआ है। इनको ध्यान में रखना। भैंस बैल चिरांद में मिला है। बोल रहा ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा केवल कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हुल्लूर में। काला चना ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पेयमपल्ली में, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अस्थाई जीवन की ओर। बोल रहा पुरातत्वविदों। अच्छा, पुरातत्वविद हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, बताए थे कि पुरातत्वविदों क्या होता है। पुरानी वस्तुओं को देख करके अध्ययन करने वाले को और सही जानकारी प्राप्त करने वाले को ही क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। और कुछ स्थलों पर झोपड़ियों पर घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम में। बुरजहोम जो कि वर्तमान, अच्छा बुरजहोम भी कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुरजहोम में देखा गया कि गर्तावास, यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तावास कहा जाता था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। अनुमान लगा रहा है कि गड्ढा में बनाने के लिए ये कारण होगा कि लोगों इसलिए भी बना रहे होंगे क्योंकि जो है ठंड के मौसम में उसे क्या मिलता होगा, सुरक्षा। उस समय तो अभी के जैसा रजाई था नहीं कि ओढ़ के सो जाएंगे, भले पढ़ाई लिखाई हो ना हो, नहीं। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बोल रहा है कि पुरातत्वविदों जो खोज करता था उनको झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने का साक्ष्य मिला। यानी कि वो लोग इससे पता ये लगा रहे होंगे, या फिर जो भी लगाए होंगे। चलो आगे देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, यानी कि घर के बाहर, यानी कि घर के बाहर कब, गर्मियों के दिनों में घर के बाहर खाना बनाते होंगे। अभी भी गांव वगैरह में कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा आपको कि गर्मी के दिनों में जो है आंगन में खाना बना रहे हैं। अब तो घर हो गया ना, इसलिए आंगन वगैरह हुआ करता है। मिट्टी का जहाँ घर देखने रहेगा वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और जो है जब ठंड के मौसम आ जाएगा तो आंगन से अंदर जो घर हुआ करते हैं वहीं पे आपको खाना बनाने को दिखेगा। तो उसमें बुरजहोम में भी ऐसा देखने को मिला था। क्वेश्चन बनता है कि बुरजहोम में किस प्रकार के अवशेष देखने को मिला था, फिर गर्तावास कैसे मिला, फिर आग का राख कहाँ पे मिला था, घर के बाहर, घर के भीतर, अंदर, या फिर दोनों जगह पर। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये ध्यान जरूर रखेंगे।
बोल रहा बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। बोल रहा बहुत सारी जगह पर जो है पत्थर के औजार भी मिले, इसलिए नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उनमें और पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राय अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन पश्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि केवल, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि केवल औजार पत्थर से बनाया जाता था। नहीं भाई, पत्थर से केवल नहीं बोल, क्योंकि हमको जो है किससे देखने को मिला है, हड्डी से भी औजार बनाए जाते थे। यहाँ देखो पत्थर वगैरह देखने को मिल रहा, नहीं क्या कमाल की पत्थर है, लाजवाब की पत्थर है, धमाल की पत्थर है। आगे है नवपाषाण युग के पूरा स्तर से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। इसके साथ साथ बोल रहा है कि नवपाषाण में कई तरह के हमको मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, यानी कि बर्तन वगैरह वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे कि कोई भी चीज़ वगैरह रखें। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन और जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। धीरे धीरे लोग जो है चावल, गेहूँ और दलहन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लगे थे, और ये बोल रहा है कि आहार का ये क्या बन गया था, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, और धीरे धीरे जो है लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। और कपड़े में किसका प्रयोग किया जा रहा था, कपास का प्रयोग किया जा रहा था। और कपास वगैरह भी लोग धीरे धीरे क्या करने लगे थे, पौधे उगाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? जरूरी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सभी जगह जरूरी नहीं कि एक साथ परिवर्तन आया होगा, नहीं, लोग धीरे धीरे देखो, नहीं पहले बर्थडे वगैरह शहरों में मनाया जाता था, गांव वगैरह में भी मनाया जा रहा है ना, रिंग सेरेमनी होता है, बहुत फंक्शन होता है। अब तो खाने का बहुत मिल जाता है ना रे। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बोल रहा बहुत जगह पे अभी भी लोग क्या कर रहे थे, भोजन संग्रह और जो है शिकार ही कर रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है लोग खेती और पशुपालन करना सीख लिया। अभी भी देखो एक सब जगह एक तरह का काम नहीं होता, बहुत भी अभी लोग जो है खेती आराम से करते हैं, और बहुत कोई लोग जो है बाहर में दूसरे यहाँ काम करना जैसा ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने घर में खेती वगैरह उतना अच्छा से नहीं करेंगे। बहुत लोग मौसम के मुताबिक जो है बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे, और बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो थे मौसम के मुताबिक क्या करते थे, बदल बदल करके अपना जीवन वगैरह भी चलाया करते थे, क्योंकि अलग अलग मौसम में क्या होते हैं, अलग अलग फसल की उपजाऊ हुआ करता है। इसके अलावा अन्य रीति रिवाज कि वहाँ पे उस समय और कौन सी रीति रिवाज अन्य हम लोग को देखने को मिलता। बोल रहा पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि रीति रिवाज के बारे में, क्योंकि उसमें लेख वगैरह बहुत कुछ नहीं मिला था, और जो भी मिला भी था हड़प्पा सभ्यता वगैरह में, तो उनको पढ़ा ही नहीं गया था लिपि वगैरह को। ज़्यादातर वो कैसा था, भाव चित्रात्मक था, कोई लिपि नहीं था कि भावना पर आधारित था। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इनमें प्राय कृषि और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजातीय कहते हैं। उसके बाद एक जनजाति को देखा गया जिसमें क्या रहता है, कृषि और पशुपालक रहा करते थे, उसी को माना जाता था। बहुत सारे जनजाति का अलग अलग जनजाति का निर्माण देखा गया। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। प्राय जनजातियां लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और एक तरह की परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। बोल रहा प्राय जो जनजातियाँ होती हैं वो छोटी बस्तियों में होती है, और जनजातियों में क्या होता है, एक खास तरह का सभी लोगों में संबंध रहता है, ठीक है, एक सामाजिक रहता है कि किसी के यहाँ भी कुछ होगा तो सभी लोग खाने पीने जाएंगे, सभी लोग मिल बांट करके काम करेंगे। पहले भी गांव वगैरह में देखने को मिलता था, लेकिन अब हालांकि नहीं देखने को मिलता, अब तो सब कुछ टेंडर पे होने लगा है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिला खेती के सारा काम करती है। बोल रहा अक्सर महिला उसमें खेती के सारा काम करती थी। इससे ज़मीन तैयार पर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियाँ और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वो पौधों को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। बोल रहा है बच्चे जो क्या करते थे, पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियाँ और जानवरों को दूर भगाते तथा इसलिए वो भगाते ताकि पौधों की और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। महिलाएं फसल
दाब कर अनाज कुर्ती पिसती थी। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है 6 में, ठीक है। अगला जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, तो वहाँ पे धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। फिर 7 क्लास में जब पढ़ोगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो वहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक है, ठीक है। इसलिए इन सब पे बहुत ज़्यादा टाइम देना अच्छा नहीं रहेगा। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंड चराते थे, जबकि छोटे बच्चे जो बोल रहा है पशु जो होते थे उसको चराने के लिए बड़े लोग भी चराते थे, और उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो छोटे बच्चे चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते हैं, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं कि गाने के लोग जो है अभी लोगों का रुचि बढ़ा है, यानी कि प्राचीन से ही गाने वगैरह को देखने को मिल रहा है, ठीक है। लोगों को रुचि इंटरटेन इस सब में। कुछ व्यक्तियों का नेता मान लिया जाता था, बोल रहा है कुछ व्यक्तियों को उस समय भी क्या कर लिया जाता था, नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध और व्यक्ति, नौजवान योद्धा तथा फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। बोल रहा है वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान, क्योंकि वयस्क महिला जो, वयस्क मतलब बुढ़े महिला जो हुआ करते हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव होता है, जीवन जिया हुआ रहता है पहले से, तो लोग और बड़े बुजुर्गों का अनुभव लेना चाहिए। नहीं खुद से अनुभव लेते लेते बोलता ना ज़िंदगी गुजर जाएगा, तो फिर आप सब कुछ कब तक सीख पाओगे। इसलिए जो है अपना खुद का नॉलेज और बड़ों का अनुभव दोनों मिल के रहेगा साथ, तो और बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। इनमें काफ़ी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ और चित्रकारी भी शामिल और अपने देवी देवता होते हैं। और जनजाति का अपना सांस्कृतिक परंपराएं हुआ करता था जो कि विशिष्ट माना गया है। उपन्याय, उनकी भाषाएं हुआ करते थे, संगीत हुआ करता था, कहानियाँ हुआ करता था, चित्रकारिता हुआ करता था, और अपना देवी देवता भी वो लोग मानते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते। कुनबे मतलब सभी का संपत्ति, यानी कि वो लोग क्या मानते थे, जमीन है तो सभी का संपत्ति है, जंगल है सभी का संपत्ति है, घास है सभी का संपत्ति है। इनमें और गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। बोल रहा जनजातीय लोगों में गरीब और अमीर के बीच में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं, और अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। अब है यहाँ पे मेहरगढ़, सूक्ष्म निरीक्षण नहीं बोल रहा। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो, ठीक है। यह ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलान दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्तर है। बोल रहा चलो एक बार हम लोग मेहरगढ़ को फिर से देखते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा है। यहाँ से तो हम लोग देख लिए कि मेहरगढ़ में पहले जो है लोग स्त्री पुरुष मिल करके क्या कर रहे थे, गेहूँ जौ उगा रहे थे, भेड़ बकरी पाल रहे थे। ये कहाँ पे है, बोलान दर्रे के पास है, और हरा भरा कैसा स्थल है, समतल स्थल। एक बार मेहरगढ़ को देखते हैं भाई, चलो मेहरगढ़ को देख लेता हूँ। हाँ देखो देखो यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मेहरगढ़ किस काल का है। नवपाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेहरगढ़ जो कैसा है, नवपाषाणिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जो ग्रीन टिक है वो कैसा है, नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो इससे भी आप याद रखेंगे कि मेहरगढ़ में जो है कि हम लोग को क्या देखने को मिला, पशुपालक गेहूँ और जौ मिला। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, गेहूँ और जौ का साक्ष्य किस काल में मिला था, तो नवपाषाणिक काल में।
बोल रहा इसमें जो है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इसके इलावा में सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई से सबसे पहले स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में जानवरों का हड्डियाँ भी मिला था। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिला। बोल रहा है हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों का भी हड्डियाँ मिला। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है और भेड़ बकरियों का भी हड्डियाँ मिला है। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है, यानी कि लेयर बाय लेयर, परत दर परत देखने को मिल रहा है। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे, यानी कि धीरे धीरे पहले जो है, पहले देखो जानवर की हड्डियाँ में हिरन सुअर मिला है, फिर जो है बाद में भेड़ बकरी मिला, ज़्यादा मिला, फिर उसके बाद मवेशियों का हड्डियाँ मिला। नहीं, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। बोल रहा कि मेहरगढ़ में जो है दोनों तरफ वर्गाकार और आयताकार, यानी कि दोनों तरफ जो है घर देखने को मिले थे। ठीक, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते, 4 या ज़्यादा भी कमरे हुआ करते थे। उसमें घर वगैरह अनाज रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि सामान वगैरह रखने के लिए। पहले और बाद के स्तर, इसको कैसे जानेंगे कि पहले का स्तर कौन है, बाद का स्तर क्या होना है? इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे नीचे वो पहले का स्तर होगा। नहीं, धीरे धीरे लोग ऊपर की ओर बनाते गए होंगे। बोल रहा जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते कि कौन से स्तर पहले के और कौन से स्तर बाद के? इस चित्र में देखो, यहाँ पे चित्र दिया गया है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। बोलो मान लो कि आपने सबसे पहले समतल भूमि 4 पर रहना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले कहाँ रहना शुरू करेंगे? नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं वो टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। बोल रहा है कि जहाँ लोग रहा करते हैं आमतौर पर टूटने पर वहीं पे घर क्या कर लेता था? बना लेता था। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। जबकि टीले की खुदाई की जाती है तो उसका संबंध निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर फिर बाद के युगों के होते हैं। यह ऊपरी और निचली तहें आमतौर पर सतह के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें था। जो सबसे नीचे रहेंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले होंगे। यहाँ पे देखिए आपको मेहरगढ़ के घर का चित्र भी देखने को मिल रहा है। नहीं, ये क्या है? मेहरगढ़ के घर, कहीं पे 4 कमरा है ना। बोल रहा मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। अभी भी लोग मृतक के प्रति सम्मान जताते हैं। नहीं, लोगों की आस्था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय भी लोगों का आस्था था, अभी भी लोगों का आस्था है कि लोगों का जीवन की मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के बाद भी लोगों का क्या होता है? जीवन होता है। देखना आएंगे श्राद्ध में, पंडित जी बोलेंगे अभी उनको मिलने नहीं दिया है, क्या क्या बोल करके बहुत सारा चावल दाल ठक करके ले जाता है। नहीं, श्राद्ध में, श्राद्ध के बाद जो बचते हैं, अब पता नहीं हर जगह लेखता है कि नहीं। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था कि जब तक आत्मा नहीं मिलेंगे दूसरे प्राणियों में, तब तक उसको क्या होगा? खाने पीने का ज़रूरत पड़ेगा। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिले। एक कब्र में एक मृतका के साथ बकरी मिला। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे बकरी मिला था मृतकों के साथ? कहाँ पे भाई? मेहरगढ़ में। ठीक, संभवतः इसे परलोक मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बोल रहा है इसे परलोक में मृतकों, परलोक मतलब मर जाने के बाद वो लोग मानते थे एक और लोक होता है जहाँ पे क्या होता है? खाने के लिए इसको रखे जाते होंगे। यहाँ देखिए मेहरगढ़ का कब्र भी दिया हुआ है भाई। देखिए ये लगता है कि आदमी का हाथ वगैरह है, नहीं। और आप यहाँ पे देखिए अन्य जानवर वगैरह, ये जो है बकरी का चित्र है, ये भी आपका लगभग बकरी का ही दिखाया गया है। ठीक है, आगे है दाउजली हेडिंग। आप चित्र 2 में दाउजली हेडिंग भी देखे थे। बोल रहा दाउजली हेडिंग ढूंढो। यहाँ पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दाउजली हेडिंग कहाँ है? चीन और म्यांमार के बीच के रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी। बोलेगा दार्जिलिंग होर्डिंग निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन रहेगा ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा घाटी। तो आप मारेंगे आंख बंद करके ब्रह्मपुत्र घाटी। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल और मूसल का उपकरण कहाँ पे मिला? दाउजली हेडिंग में। खरल और मूसल, मूसल जो होता है कूटने वाला हुआ करता था। इससे पता चलता कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से डेजाइट पत्थर भी मिला। दाउजली होर्डिंग से एक और चीज़ें मिला है। क्या मिला? वो डेजाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया हुआ। इन लोगों का मानना है कि ये पत्थर संभवतः कहाँ से आया हुआ? चीन से, क्योंकि उसमें चीन में ज़्यादा इन सब पत्थरों को देखा गया
था। इसके अतिरिक्त यह पूरा स्थल भी कास्टम में यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो होकर पत्थर बन गई होगी, जिसे औजार और बर्तन भी मिले हैं। चलिए, आपका ये चैप्टर यहीं तक था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, ताकि दूसरे लोग भी देखें। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।